नमस्कार दोस्तों। देश की अर्थव्यवस्था चौपट होने की दिशा में जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार झूठे आंकड़े प्रस्तुत करके बताने की कोशिश कर रही है कि नहीं, अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी स्थिति में है। इससे आप समझ सकते हैं भारतीय रुपए की हालत क्या है, दूसरी और चीज़ों की स्थितियां क्या हैं, यूक्रेन और रसिया के युद्ध के बाद में जो उसके नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं उसका असर क्या है। इन सारी बातों को हमें समझने की ज़रूरत है। और इसमें एक बहुत बड़ी जो ये नकारात्मक और अर्थव्यवस्था खराब हुई है, इसमें सबसे बड़ी जो वजह है वो भारत सरकार की अर्थनीतियां हैं। और इन अर्थनीतियों ने भारत को बर्बादी की दिशा में ढकेलने का काम किया। एक छोटे से उदाहरण के साथ मैं प्रस्तुत करता हूं। हम चीन से बार बार कहते हैं, हम कहते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं और दूसरी बात करते हैं, लेकिन स्थितियां क्या हैं इसको आप समझिए। एक चीन और भारत की हम तुलना कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी ने जब जन्म लिया एज ए प्रधानमंत्री, तो जीडीपी 10.48 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की थी चीन की, और वो स्थिति थी। और 2014 में जो मनमोहन सिंह सरकार में उस समय जो जीडीपी थी वो 2.04 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की थी। मतलब हम 8 डॉलर से ज़्यादा, मतलब जो है 8 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा उसमें उनसे कम थे, नीचे थे। अब आप समझिए अमेरिकी डॉलर की जीडीपी जब सौंपी थी तो ये स्थिति थी। 2021 में चीन की जीडीपी 17.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई, और 2021 में ही भारत की जो जीडीपी थी वो 2.8 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर की हो गई। मतलब भारत की पॉइंट में बढ़ी। पॉइंट में कितनी बढ़ी? 6%, 0.6%। और चीन की कितनी बढ़ी? 7%। तो आप समझ सकते हैं उनकी 7% बढ़ी, हमारी 0.6% बढ़ी। अब और एक चीज समझ लीजिए, चीन की जो जीडीपी 2014 की मैंने आपको बताई 10.48% थी, और भारत की जो थी 2014 में और 2021 में उसकी 17.7% हो गई। भारत की 2014 में 2.04% थी, और वो जो है बढ़कर के अब 2.8 ट्रिलियन डॉलर हो गई। यानी भारत की जो जीडीपी है वो बहुत रेंगती हुई सीमा में बढ़ रही है, और वहां की कितनी तेजी से बढ़ रही है। इसके पहले एक और चीज देखनी जरूरी है। हम यदि इसको करते हैं तो ये भी देखना पड़े, मनमोहन सिंह सरकार के 10 साल पहले, मतलब 2004 में जो स्थिति थी, उस समय भारत की जो जीडीपी थी वो 0.709 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर थी। मतलब 1% भी नहीं थी, 0.709 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर थी। और भारत की जीडीपी 2014 में कितनी हो गई? 2.2%। तो आप समझ सकते हैं कि यह स्थिति आई तो भारत की जीडीपी इस तेजी के साथ बढ़ी, और जिस तेजी के साथ बढ़ी वो भारत के लिए गर्व की बात थी। और उसके आधार पर हम यदि उसी स्पीड में बढ़ती तो हम आज करीब 7 से 8 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर के बराबर होते। नरेंद्र मोदी 5 ट्रिलियन डॉलर का सपना देखते हैं, लेकिन स्थिति है बढ़ा कितना पाते हैं? 0.6 ट्रिलियन डॉलर। तो आप समझिए कि यह स्थिति है। अब एक और चीज समझ लें कि हम लगातार धर्म और दूसरी और सारी बातें करते हैं, लेकिन हम इस स्थिति में यह नहीं समझ पाते यदि हम सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान को अगला निशाना बना सकते हैं, दूसरी चीजें कर सकते हैं, आर्थिक ताकत की बात कर सकते हैं, तो यूएस के एक अधिकारी हमें आकर के हमारे देश में हमें दबका दे करके चले जाते हैं, और उसके बाद में रूबल समझौते से कि बाज आप नहीं आए तो फिर ये होगा और वो होगा, नतीजे बता जाते हैं। गरीब की जोरू समझकर कोई भी हमें धमका के चला जाता है, हमारे साथ कुछ भी करके चला जाता है। यह हालत है। अमेरिकन दबाव का ये असर है
कि हमारे प्रधानमंत्री कल अमेरिकन राष्ट्रपति के साथ में वर्चुअल बात करके बिल्कुल प्रफुल्लित हो रहे थे। लग रहा था कि वो आज दुनिया की ताकत हो गए हैं। भारतीय मीडिया यह बताने की कोशिश कर रहा था कि दो महाशक्तियां बात कर रही हैं। तो आप समझिए यह स्थिति है। और हमारी स्थिति है कि सरकार चड्ढी छीनने को मजबूर हो गई है कि अपनी चड्ढी किसी तरह बचा ले। यह स्थिति है। आज क्रूड ऑयल के रेट $100 से नीचे गिर करके $97 के करीब हो गए हैं। लेकिन आलम यह है कि महंगा पेट्रोल, महंगा डीजल और कुकिंग गैस और दूसरी चीज़ें जिस तरीके से हैं उस तरीके से हम परेशान हैं। और दूसरा सबसे बड़ा दबाव अरब देशों से आ सकता है, जिसके लिए हम एक तरफ यहाँ हिंदूवादी करते हैं और दूसरी तरफ हमें अरब कंट्रीज से बहुत बड़ी मदद मिलती है, उन मुस्लिम कंट्रीज से जिनके बूते भारत की अर्थव्यवस्था खड़ी करने में एक बड़ा कारण हमारे पास मौजूद है। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा। और दूसरी तरफ हम श्रीलंका से अपनी तुलना करने लगते हैं और दूसरी करने लगते हैं। श्रीलंका की स्थिति यह है कि श्रीलंका में तो लंका लग ही चुकी है और वो हम देख रहे हैं। उसके बाद में यदि हम रुपए की बंदी के बाद में जो नोटबंदी हुई थी उसके बाद में छोटे उद्योगों पर और इन पर नज़र डालें तो आप ये स्थिति है, आंकड़े इतने इतर हैं कि स्पेयर पार्ट्स के हों, दूसरे हों, जो भी छोटे MSME सेक्टर के हों, के हैं, लघु और मध्यम उद्योग हैं, वो बर्बादी की तरह हैं, किसी तरह मुश्किल से सरवाइव कर पा रहे हैं और उनकी हालत बद से बदतर है। बावजूद इसके भारत सरकार अपने झूठे आंकड़ों के बूते संसद में बताती है कि उसने इतना बड़ा GST ले लिया, इतना बड़ा देश के जनता की जेब से पैसा निकाल लिया। मतलब वो इसे अपनी उपलब्धि बताती है, वो ये नहीं बताती कि ये जो आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं इसका दूसरा पहलू क्या है। और वो दूसरा पहलू इसलिए नहीं बताती है क्योंकि वो बता देंगे तो ये आंकड़े शून्य में चले जाएंगे। तो आजकल आंकड़ों का, सांख्यिकी का खेल चल रहा है भारत में, कुछ करने का नहीं। हमारी स्थिति ये हो गई है कि हम कहीं ना कहीं, चाहे गारमेंट्स का हो, चाहे लेदर सेक्टर हो, चाहे कोई दूसरी चीज हो, बहरहाल भविष्य में शायद कटोरे बनाने वालों का विकास हो जाए, भीख मांगने वालों का हो जाए, यह स्थिति हिंदुस्तान की। क्योंकि हिंदुस्तान आज अपने इतिहास में सबसे बड़ा कर्जदार देश हो गया है। हिंदुस्तान के इतिहास में इतना बड़ा कर्ज कभी भारत पर नहीं था, उतना बड़ा कर्ज हो गया है। उसके अलावा राज्यों पर, यदि हम देश के तमाम राज्यों का जोड़ लेंगे तो उन पे करीब 80 लाख करोड़ का कर्ज है और से ज्यादा का कर्ज है। और भारत सरकार पर 130 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। तो आप समझिए, और मनमोहन सिंह सिर्फ 54 लाख करोड़ के कर्ज पर छोड़ के गए थे और आज सिर्फ 7 साल के शासन में नरेंद्र मोदी और उनकी डबल इंजन की सरकारों ने देश को महाकर्जदार बना दिया है। हमारे देश की जो GDP है, जो हमारा बजट आया, वो सबसे ज्यादा GDP के मुताबिक 6.9% के घाटे का बजट, यह भी भारत के इतिहास में एक रिकॉर्ड है। तो यह रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी बनाने में माहिर है। अब यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद में दुनिया भर की अर्थव्यवस्था की हालत खराब है। ऐसी स्थिति में आकलन भारत के संदर्भ में भी करना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने कहा है कि इस घटना का दुनिया भर पर आर्थिक असर पड़ेगा, मगर भारत की अर्थव्यवस्था की जब बात करती हैं तो इस पर बहुत बड़ा नकारात्मक असर पड़ना तय है। तो इन सब बातों को समझें, क्योंकि हम चीन और दूसरे जो उनके साथ में जिस तरीके से व्यापार कर रहे हैं तो वो तो हमसे पैसा लेते हैं और उनकी कमाई होती है, उनका धंधा चलता है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग चलती है और उसके बूते वो हमको बेचते हैं। और इसका नतीजा ये है कि भारत में हर चीज बर्बादी की दिशा में जाने की। क्योंकि हम जब कहते हैं आत्मनिर्भर भारत की, तो सिरसा की जो सांसद है, भाजपा की सांसद सुनीता दुग्गल, पूर्व IRS ऑफिसर है, वो क्या कहती हैं, आप गोबर से खाना बनाइए और गोबर से खाना बनाइए तो गैस का सिलेंडर कितना भी महंगा हो जाए, 1000 का हो जाए, 2000 का हो जाए, आपको क्या फर्क पड़ेगा। मतलब आपको उस पुरातन युग में वापस ले जाने की बात करती हैं। और दूसरी तरफ
इससे कहती हैं कि अर्थव्यवस्था सुधरेगी, आप आत्मनिर्भर बनेंगे। अरे आत्मनिर्भर आदमी अपने उद्योगों के जरिए बनता है, अपने तमाम सारे चीजों से बनता है। उन पर काम करने की जरूरत थी, तो उनको संबल देने के नाम पर कुछ नहीं हुआ। भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद की बात करें तो इसका एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे बड़ी बुनियादी सेक्टर है, और इसने कोरोना के दौरान भी हमें प्रोग्रेसिव अंदाज में दिखाया, और यही इकलौता सेक्टर था जो बढ़त में था, बाकी सब नकारात्मक थे। तो आप समझिए जब यह स्थिति थी, और उसी के बदौलत हम सब रोटी खा पाए, और नरेंद्र मोदी जो दावा करते हैं संसद में कि 80 करोड़ लोग जो भिखारी बन चुके हैं देश के, उन 80 करोड़ लोगों को उसी अनाज के बूते रोटी खिला रहे हैं जो किसानों ने पैदा करके आपको दिया, एग्रीकल्चर सेक्टर ने दिया। अब लोअर मिडिल क्लास हो या मिडिल क्लास हो, उसके लिए भारत सरकार के पास कोई योजना नहीं है। और भारत सरकार ने मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को लूटने का काम किया। उसे वो चारों तरफ से लूटा जाता है, ऊपर टैक्स से भी, सेस से भी, और दूसरे इनकम टैक्स से भी, और दूसरी चीजें, क्योंकि उसकी आमदनी बड़ी छोटी है, लेकिन उससे छीना बहुत कुछ जाता है हर तरह से, प्रत्यक्ष टैक्स और परोक्ष टैक्स। और आप एक और भ्रम को जो पाल लेते हैं कि अरे टैक्स बड़े थोड़े लोग देते हैं, नहीं। हिंदुस्तान में अप्रत्यक्ष टैक्स हर व्यक्ति इतना ज्यादा देता है कि जिसके मुकाबले प्रत्यक्ष टैक्स, मतलब इनकम टैक्स बहुत थोड़ा अमाउंट है, और अदर्स टैक्स बहुत ज्यादा है। अदर्स टैक्स जो हैं, चाहे जीएसटी हो, चाहे दूसरे सेस हो, दूसरी चीजें हो, ये सर्विस टैक्स हो, ये सब गरीब से गरीब, भिखारी से भिखारी व्यक्ति भी देता है। तो आप समझिए कोई ऐसा व्यक्ति यह न सोचे कि मैं टैक्स नहीं देता हूं। इस देश का हर व्यक्ति, हर बच्चा, पेट में जो बच्चा होता है मां के, वो भी टैक्स दे रहा होता है। और जब पैदा हो रहा है हिंदुस्तान में, तो भी 1.25 लाख रुपए का कर्ज लेकर के वो पैदा हो रहा है। यह स्थिति है इस देश में, तो आपको यह समझना पड़ेगा। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे कमजोर आबादी यानी किसान, असंगठित क्षेत्र के मजदूर या कर्मचारी पलायन करने की स्थिति में थे, और सारी चीजें, व्यापार, छोटे छोटे व्यापार सब प्रभावित हो गए। भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्पादन करने वाली इकाइयां सब बर्बादी में चली गईं। गैर पूंजी वस्तुओं का उत्पादन जो होता था वो भी बहुत बुरी स्थिति में आ गया। बिजनेस सेक्टर बुरी स्थिति में आ गया। आज लोगों की परचेज पावर घट गई है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये वैश्विक आंकड़े कहते हैं, भारत सरकार के भी आंकड़े कहते हैं। तो ये आप समझ लीजिए, एक तरफ भारत ने तमाम चीजों में जीएसटी बढ़ा करके, जीएसटी का कहा हमने बहुत बड़ी वसूली कर ली, लेकिन दूसरी तरफ जो उसने किया है वो बर्बादी के नाम किया। जो पैकेज और दूसरी की सबकी कोरोना के दौरान घोषणा हुई थी, वो कुछ पूंजीपतियों के हाथ में चला गया। और भारत सरकार के रिजर्व बैंक के गवर्नर ने माना कि भारत सरकार की बैंकों ने पूंजीपतियों के 10.5 लाख करोड़ से अधिक के कर्ज माफ कर दिए। आप समझिए, आपको 100 रुपया नहीं दे सकते हैं। आपसे कोरोना के नाम पर एक निजी फंड, पीएम केयर फंड के नाम पर बना करके एक फ्रॉड किया जाता है, और उसमें आपसे पैसा ले लिया जाता है कोरोना से लड़ने के नाम पर। प्रधानमंत्री आपदा कोष में नहीं, पीएम केयर फंड बना करके एक प्राइवेट फंड जो भारतीय जनता पार्टी का फंड है, उस फंड में आपसे पैसा लिया जाता है और दर्शाया जाता है कि शायद ये सरकारी है, और लेकर के लूट होती है। उससे मर्सिडीज खरीदी जाती है, और जब कोरोना से आप मर रहे होते हैं, पैसे की जरूरत होती है, तब प्रधानमंत्री 8,500 करोड़ का अपने लिए विमान खरीदते हैं। राष्ट्रपति के लिए 8,500 करोड़ का विमान खरीदते हैं, मतलब 17,000 करोड़ के 2 विमान खरीद लेते हैं। सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट जो 20,000 करोड़ से अधिक का है, उसे बनाने का पास कर देते हैं। तो आप समझिए, देश की अर्थव्यवस्था सुधारने, देश के नागरिकों का जीवन सुधारने पर सरकार का नहीं। अब जब इन पर आप सवाल पूछते हैं तो उसलिए इससे आपका मन, मस्तिष्क सब भड़काने के लिए सांप्रदायिक दंगे किए जाते हैं, जाति की भावनाएं भड़काई जाती हैं। कभी हिंदू मुस्लिम, कभी दलित, कभी ब्राह्मण, कभी कोई, कभी आतंकवादी, कभी ये वो बना करके राष्ट्रद्रोह, तमाम चीजें बना करके जब आप सवाल करेंगे तो राष्ट्रद्रोह में फंस जाएंगे। तो आप समझिए, यह स्थिति है, यह अर्थव्यवस्था है भारत की, और यही उसकी गति है। इस गति को समझना पड़ेगा।
और यह गति हमें गर्त की ओर ले जाती है, उस गर्त की ओर जिसमें हमारा, हमारे बच्चों का और सबका भविष्य बर्बाद होता दिखाई देता है। इसके अलावा कुछ नहीं। तो यह चिंतन कीजिए, समझिए। रात को फिर मिलेंगे एक बार एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।